नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड शैडोज में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपके होश उड़ा देने और दिल दहला देने का वादा करती है। यह हर कहानी बेहद रोमांचक अंधेरे के रहस्यों और अनजाने खौफ के सफर पर ले जाएगी। आज की हमारी कहानी आपको ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर डरावनी कहानी सीधी आपके पास पहुंचे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हर कदम पर खौफ का साया आपका इंतजार कर रहा है। चलिए, डर और रहस्य की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार खुशियों, रंगों और आपसी प्रेम का प्रतीक है। लेकिन क्या हो जब यही रंग खुशियों की जगह दुख का कारण बन जाए? आज की कहानी इसी पर आधारित है। कैसे एक मामूली रंग ने होली के त्योहार को खून की होली में बदल दिया। इस कहानी का हर मोड़ आपको हैरान कर देगा, इसलिए इसे आखिर तक जरूर सुनिए। यह बहुत पुरानी बात है, जब लोनावाला गांव में इंदिरा नाम की एक बेहद ही खूबसूरत औरत रहती थी, जिसकी उम्र 30 साल थी। काले लहराते घने बाल, लंबा कद, गोरे सुडोल शरीर वाली एक बला की खूबसूरत औरत। अपनी खूबसूरती का उसे बड़ा गुरूर था। अपनी खूबसूरती का वह बड़ा ख्याल रखती थी। हर दिन वह ऐसी चीजें खाती या पीती थीं जिससे उसका निखार बढ़े। वह अक्सर अपने बगीचे में टहला करती थी, और जब भी उसे कोई नया फूल खिला हुआ दिखता तो वह उसे तोड़कर, उसे कुचलकर उसका लेप बनाती और अपने पूरे शरीर में, खासकर अपने चेहरे पर लगाती थी। उसकी सुंदरता में आंच न आए, इसीलिए उसने शादी नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर गृहस्थी, पति और बच्चों के पीछे वह अपनी खूबसूरती दांव पर लगा दे। उसके जीवन में कई अच्छे बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन उसने ठुकरा दिया। बेटी की शादी का ख्वाब आंखों में संजोए उसके माता पिता भी चल बसे। इंदिरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, और इसीलिए उनके पास जो भी संपत्ति और संपत्ति का अधिकार, वो सब उसी के नाम थे। उसके पिता उसके लिए काफी धन छोड़ गए थे। अनहोन कई खेत किराए पर दिए थे, जिससे उसे समय पर अनाज और धन मिलता रहता था। इंदिरा ने घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी को रखा हुआ था, जो हर जिम्मेदारी संभालती थी, जबकि इंदिरा ने कभी किसी काम में हाथ नहीं लगाया। वह हमेशा अपनी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नए नए तरीकों की खोज में लगी रहती थी। उसके कमरे में एक बड़ा सा आईना लगा था, जिसके सामने इंदिरा घंटों बैठकर अपने बाल संवारती और खुद को निहारती रहती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा न केवल इस गांव में, बल्कि आसपास के सभी गांवों में भी काफी मशहूर थी। सभी पुरुष उसे बातचीत करने के लिए हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते थे। लेकिन इंदिरा ने कभी भी किसी की ओर ध्यान नहीं दिया और हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया। वह भले ही देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन स्वभाव में बेहद घमंडी और कठोर थी। इंदिरा से सभी लोग डरते रहते थे। एक बार होली का त्योहार आया। गांव की गलियां रंगों से सजी हुई थीं। सभी लोग एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दे रहे थे। सभी लोग एक दूसरे पर रंग उड़ा रहे थे। गांव में सबके दिलों में डर था, क्योंकि किसी को भी उसके घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मगर गांव के कुछ आवारा और बिगड़े लड़कों की टोली ने आज कुछ ज्यादा ही भांग पी ली थी, जिससे उनकी हरकतें और भी अजीब हो गई थीं। नशा उनके नसों में जोश बन के दौड़ रहा था। उन्हें एक शरारत सूझी। उन्होंने एक शर्त रखी कि इंदिरा को जो भी रंग लगाएगा, तो इंदिरा उसकी बाकी सबसे उसे भाभी की नजर से देखेंगे। ऐसा कहकर टोली के सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। उधर इंदिरा सज संवर कर अपने बगीचे में टहल रही थी। उसके हाथ में एक आईना था, जिस पर वह बार बार खुद को निहार रही थी। उसके ऊपर रंग का एक कतरा नहीं था, मानो जैसे उस दिन होली थी ही नहीं, और वह एकदम सजी धजी लग रही थी। तभी उसने आईने में कुछ देखा, और वो झट से पीछे पलटी। उसके गेट के बाहर काले पीले चेहरे वाले 3 लड़के खड़े थे, जो इंदिरा को ऊपर से लेकर नीचे तक निहार कर आहें भर रहे थे। वह उन तीनों को पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर उनके चेहरों पर इतना रंग लगा हुआ था कि उनकी खुद की मां भी उन्हें पहचान न पाए। वह तीनों लड़के इंदिरा को घूर रहे थे, मगर इंदिरा के लिए यह रोज की बात थी। वो बस ताला करती थी।
इंदिरा ने उन तीनों लड़कों को नजरअंदाज किया और फिर से अपना हाथ वाला आईना उठाकर खुद को देखने लगी। तभी आईने में उसकी नजर अचानक अपने ठीक पीछे खड़े एक लड़के पर पड़ी। इससे पहले कि इंदिरा उस लड़के की ओर मुड़ती, उसने झट से इंदिरा के चेहरे पर ढेर सारा रंग लगा दिया और जोर से हंसकर बोला, बुरा ना मानो, होली है। फिर वह हंसते हुए वहां से दौड़ता चला गया। गेट के बाहर खड़े दोनों लड़कों ने भी रंग से भरे गुब्बारे इंदिरा पर जोर से फेंक मारे। उन्होंने अपनी शर्त पूरी कर दी थी, मगर उधर इंदिरा जोर जोर से चीख रही थी और उन तीनों लड़कों को गालियां देते हुए बद्दुआएं देने लगी। उसके पूरे चेहरे पर काले और नीले रंग के धब्बे लगे हुए थे। उसके कपड़े भी रंगों से रंग चुके थे। इंदिरा ऐसे चीख रही थी जैसे उसके ऊपर रंग नहीं बल्कि एसिड डाल दिया हो। इंदिरा अक्सर खुद पर कोई दाग नहीं देख पाती थी, मगर आज उसके चेहरे पर इतना रंग लगाया दिया गया था कि वह उसके लिए किसी एसिड से कम नहीं था। इंदिरा तेजी से अपने कमरे में भागी और जैसे ही वह आईने के सामने खड़ी हुई, उसने अपना चेहरा देखा और फिर वह जोर जोर से चीखने लगी। वह इतनी जोर से चीखी कि उसकी आवाज पूरा गांव सुन सकता था। इंदिरा दौड़ते हुए बाथरूम में गई और अपने चेहरे से उस रंग को उतारने की कोशिश करने लगी। उसने पानी और साबुन लगाया, लेकिन वह रंग इतना गहरा था कि वह एक भी दाग नहीं उतर रहा था। उसने खुद को रगड़ रगड़ कर साफ किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखें जलन से पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। इंदिरा आज एकदम डरावनी और भयानक लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। चेहरे से रंग हटाने की असफल कोशिश के बाद इंदिरा की नजर बाथरूम के फर्श पर पड़े एड़ी रगड़ने वाले पत्थर पर पड़ी। इंदिरा ने उस पत्थर को हाथ में पकड़ा और पागलों की तरह अपने चेहरे पर रगड़ने लगी। इंदिरा ने अपने चेहरे को इतनी जोर से रगड़ लिया था कि उसकी त्वचा उतरने लगी थी। जो चेहरा पहले रंग से काला पड़ा हुआ था, वह अब इंदिरा के खून से सना हुआ लाल हो चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से फटकर छिल चुका था। उसके चेहरे की चमड़ी उतरकर फर्श पर गिरने लगी। वह एड़ी रगड़ने वाला पत्थर भी खून से सना हुआ हो चुका था। शाम तक इंदिरा पूरी तरह से खून से सनी हुई थी, मगर अब इंदिरा पूरी तरह शांत हो चुकी थी, जैसे उस सन्नाटे की तरह जो तूफान के आने से पहले होता है। अब उसे न तो अपने चेहरे के खोने का कोई अफसोस था, न ही कोई दर्द महसूस हो रहा था। इंदिरा ने एक बार फिर से खुद को आईने में देखा और फिर हाथ में पकड़े पत्थर को गुस्से से आईने पर फेंक दिया। आईना चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़े फर्श पर बिखर गए। फर्श पर बहता हुआ इंदिरा का खून पानी के साथ मिलकर नाली में बहने लगा। वह नाली सीधे उसके बगीचे की ओर बह रही थी। इंदिरा हमेशा अपने फूलों को पानी देती थी, मगर आज उसके खून से उन पौधों की सिंचाई हो रही थी। इंदिरा के घर से अब भी उसकी चीखें गूंज रही थीं, मगर अब उसका घर इतना सन्नाटा था जैसे वहां कोई मौजूद ही नहीं हो। शाम होके रात हो चुकी थी, मगर उसके घर में अब तक बत्ती नहीं जली थी। उसके पूरे घर में गहरा अंधेरा फैला हुआ था। इंदिरा के घर पर छाए अंधेरे को देखकर आसपास के लोग टेंशन में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इंदिरा को क्या हुआ और उसने अब तक बत्ती क्यों नहीं जलाई। पूरे गांव में बिजली आ चुकी थी, लेकिन सिर्फ उसके घर पर अंधेरा छाया हुआ था। पड़ोसी होने के नाते सभी को चिंता थी कि इंदिरा अब तक तो चीख रही थी, लेकिन अब वह एकदम शांत क्यों हो गई। आखिर क्या हो गया था? सबके मन में ढेरों सवाल थे और उन सवालों के जवाब जानने की गहरी उत्सुकता भी थी, मगर किसी के अंदर इंदिरा से पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी। वो रात तो गुजर गई, लेकिन अगली सुबह गांव में अफरा तफरी का माहौल था। गांव में पुलिस आ चुकी थी और एक एम्बुलेंस की सायरन की आवाज गूंज रही थी, क्योंकि गांव के मुख्य चौराहे पर एक लाश पाई गई थी जिसका चेहरा बेहद बुरी तरह से नोचा हुआ था। जब उस लाश की पहचान हुई तो पता चला कि यह वही लड़का था जिसने एक शर्त जीतने के लिए इंदिरा पर रंग डाला था। मगर उस लड़के की मौत कैसे हुई, यह किसी को भी पता नहीं चल सका। उस लड़के के चेहरे की खाल बुरी तरह से फटी हुई थी। उसका जबड़ा टूटा हुआ था, जो एक तरफ झूल रहा था। उसकी कुचली हुई आंखें बाहर की ओर लटक रही थीं। एक पुलिस वाला बोला,
ऐसा हमला तो जंगली जानवर ही कर सकता है, जैसे भालू। भालू ही अपने शिकार को इस तरह से मौत देता है, खासकर अगर शिकार इंसान हो। यकीनन यह भालू का ही हमला है। सरपंच जी, गांव वालों से कह दीजिए कि अकेले बाहर न घूमें और अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में चले जाएं, पुलिस वाले ने सलाह दी। भालू का हमला मानकर पुलिस ने उस मामले को बंद कर दिया। उधर एक हफ्ता बीत गया, लेकिन इंदिरा कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ औरतों ने इंदिरा के घर पर काम करने वाली औरत से इंदिरा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इंदिरा तो होली वाली रात से ही घर पर नहीं आई है। इंदिरा के घर पर ताला पड़ा हुआ था और सबको ऐसा लगा कि वह कहीं चली गई है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और इंदिरा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कभी गांव में इंदिरा का नाम लिया जाता तो गांव वाले उदास हो जाते। उसके होने से गांव में एक अलग ही तरह की रौनक और खुशी छाई रहती थी। उसके घर के आसपास हमेशा हलचल रहती थी। उसके घर के बगीचों में खिले फूलों की खुशबू से पूरा इलाका महकता रहता था। उसको मनोरंजन करने के लिए सभी मर्द अपने रेडियो या टेप रिकॉर्डर में फिल्मी गाने बजाया करते थे। मगर इंदिरा के जाने के बाद पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी और उदासी फैल गई थी। इसी तरह एक साल बीत गया और फिर से होली का त्योहार आ गया। लोगों के बीच वही पुराना जोश और खुशी का माहौल था। होली के त्योहार की तैयारी में सभी पूरी तरह से व्यस्त थे। उधर इंदिरा के बगीचे में फूल और पौधे फिर से खिल उठे थे। उन फूलों की खुशबू से आसपास का माहौल फिर से महकने लगा था। सभी ने होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। उसके बाद सभी नहा धोकर शाम तक साफ सुथरे होकर बैठ चुके थे। तभी इंदिरा के घर से रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। इंदिरा की चीख सुनकर सभी हैरान थे, यह सोचते हुए कि आखिर इंदिरा एक साल बाद वापस कब आई, और यह भी कि वह ऐसे क्यों चीख रही है। यह जानने के लिए सभी लोग इंदिरा के घर के बाहर जमा हो गए। तब उन्होंने ध्यान से देखा कि इंदिरा के घर के अंदर से बह रही नाली में लाल रंग का पानी बह रहा था। तब 4-5 लोग हिम्मत करके इंदिरा का गेट खोलकर अंदर घुसे। तब उन्होंने इंदिरा के दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखा और सभी लोग दुविधा में पड़ गए कि आखिर यह क्या हो रहा है। कुछ देर बाद इंदिरा की चीखें अचानक बंद हो गईं और सब कुछ सन्नाटा हो गया। अंधेरा भी छा चुका था, लेकिन किसी के पास इंदिरा से उलझने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए सभी डरते डरते अपने अपने घर वापस लौट गए। अगली सुबह गांव में फिर से वही अफरा तफरी का माहौल था, जैसे पिछले साल होली के अगले दिन था। गांव में पुलिस की गाड़ी और एक एम्बुलेंस की सायरन की आवाज गूंज रही थी। गांव के उसी मुख्य चौराहे पर 2 लाशें पड़ी हुई थीं। उन लाशों का अंत भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले साल इंदिरा को रंग लगाने वाले लड़के की लाश का हुआ था। दोनों के चेहरे भी बुरी तरह से नोचे हुए थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला किया हो। आंखें कुचली हुई थीं और बाहर की ओर निकली हुई थीं। जबड़े टूटकर इधर उधर बिखरे पड़े थे। पुलिस वालों ने अपनी प्राथमिक जांच पूरी की और दोनों लाशों को एम्बुलेंस में डालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। वैसे पुलिस को शक था कि यह किसी जंगली जानवर का ही हमला है, लेकिन इंदिरा के घर के बगल में रहने वाली एक औरत ने पुलिस को बताया कि यह खून किसी जानवर ने नहीं, बल्कि इंदिरा ने ही किया है। पिछले साल 3 लड़कों ने इंदिरा को रंग लगाकर उसे परेशान किया था, फिर वे भाग गए थे। उस दिन इंदिरा पागलों की तरह चीख रही थी और अगली सुबह एक लड़के की लाश मिली, जिसने इंदिरा के चेहरे पर रंग लगाया था। उसी रात से इंदिरा भी गायब है और कोई नहीं जानता कि वह कहां गई। कल होली वाले दिन वह वापस आई थी। और देखिए साहब, आज इन दोनों की लाशें मिली हैं, जिनकी हालत भी वैसी ही थी जैसी पिछले साल उस लड़के की थी। मानो या ना मानो साहिब, यह कत्ल इंदिरा ने ही किए हैं। इसके बाद पुलिस इंदिरा के घर पहुंची, मगर वहां उन्हें दरवाजे पर ताला लटका हुआ मिला। पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर घुसी, लेकिन इंदिरा पूरे घर में कहीं नहीं थी, जैसे वह अचानक गायब हो गई हो। उनके बाथरूम में गए तो देखा कि वहां दीवारों में खून के पुराने धब्बे थे और फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन इसके अलावा वहां कुछ नहीं था। हाँ, मगर एक और चीज थी, एड़ी रगड़ने वाला वह पत्थर जिसमें अभी खून के दाग लगे हुए थे।
पुलिस ने इंदिरा के घर को सील कर दिया और वहां से चले गए। गांव वाले हैरान में थे, क्योंकि कल रात तो इंदिरा के चीखने की आवाजें आ रही थीं। फिर अचानक वह कहां चली गई, इसका कोई पता नहीं चल रहा था। गांव के कुछ लोगों का मानना था कि यह काम इंदिरा का ही है, मगर कुछ का कहना था कि तीनों लड़कों को जंगली जानवर ने ही मारा होगा। पर जो भी हो, खतरा तो उस गांव में था, चाहे वह इंदिरा का हो या जंगली जानवर का। इसलिए सभी शाम होते ही अपने घरों में सुरक्षित रहने लगे। दिन बीतते गए और दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं घटी। लोगों का डर धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन इंदिरा का रहस्य अभी भी उनके मन में छिपा हुआ था। धीरे धीरे वह साल भी गुजर गया और फिर होली का दिन वापस आया। इंदिरा के घर के बगीचों के फूल फिर से महकने लगे और उनकी खुशबू फैलने लगी। और होली की शाम उसके घर से वही दर्द से भरी चीखें सुनाई देने लगीं, जो पूरे गांव को एक बार फिर से सन्नाटे में डाल गईं। मगर इस बार इंदिरा क्या लेने आई थी? उन तीनों को तो उसने मार डाला था, फिर अब कौन बचा है? यह सवाल सभी के मन में उठने लगा। लेकिन इंदिरा की जिंदगी बर्बाद करने में सिर्फ उन 3 लड़कों का हाथ नहीं था, बल्कि शर्त तो पूरी टोली ने लगाई थी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे तो इससे मुझे और भी डरावनी कहानियां लाने का मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपके पास भी कोई अपनी हॉरर या रियल लाइफ स्टोरी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपकी कहानी को यहां हमारे चैनल में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। कुछ चीजें अनदेखी होती हैं, पर उन्हें समझकर ही सच्ची समझ आती है।